नमस्कार, मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपको सही मायने में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करनी है तो जरूरी है आप निवेश की आदत अपनाएं, जिससे आप न सिर्फ आत्मनिर्भर निवेशक बनेंगे बल्कि स्मार्ट निवेशक बनकर अपना भविष्य भी सशक्त बना पाएंगे। और हमेशा की तरह इसमें हम आपकी करेंगे मदद। हमारे साथ गणतंत्र के 10 निवेश मंत्र में आज 2 बेहद ही खास एक्सपर्ट्स हैं। परिचय करा देते हैं। ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे हमारे साथ है। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं। और गणतंत्र दिवस के मौके पर हम ये खास शो सभी के लिए लेकर आए हैं। जानना जरूरी है कि कैसे एक आत्मनिर्भर निवेशक आप बन सकते हैं। मैं सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ कि हम जो एक आत्मनिर्भर निवेशक की बात करते हैं, एक स्मार्ट निवेशक की बात करते हैं, क्या उसके मायने हैं पंकज जी? स्वाति, सबसे पहले आपको, पूजा जी आपको और जी बिजनेस के सभी दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और स्वाति जी, आपने जो कहा कि क्या मायने हैं इसके, देखिए जब हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस की तो हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, हमारे क्या कर्तव्य हैं, उनको हम याद करते हैं। और उसी हिसाब से निवेश में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच समझकर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए निवेश करें। तो कई बार ये होता है जब हम निवेश करते हैं तो ये बात तो तय है कि पैसा बचाना है, उसे इन्वेस्ट करना है, उसके ऊपर रिटर्न्स मिलने चाहिए। हमेशा कहा जाता है कि पैसा बने बढ़े, लेकिन किस तरह से वो पैसा अच्छा बनेगा, आपका साथ देगा, इसके लिए आपको हमेशा अपने गोल सेट करके, क्या आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके हिसाब से किस तरह के प्रोडक्ट्स आपके लिए सूटेबल रहेंगे, किस तरह से अलग अलग जगह पे पैसे को लगाना चाहिए, किस तरह से आपको दूसरों की बातों को ना सुनते हुए अपना दिमाग लगाकर और किसी एक्सपर्ट की मदद से निवेश करना चाहिए। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो ये आपको लाभ मिलेगा ऐसे किसी भी ऐसे इन्वेस्टमेंट के लिए। मैं पूजा आपसे जानना चाहती हूँ, एक स्मार्ट निवेशक की हम बात करते हैं, एक आत्मनिर्भर निवेशक की हम बात करते हैं, कैसा हो ये स्मार्ट निवेशक? जी बिल्कुल स्वाति, थैंक यू सो मच। आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। एंड मेरे हिसाब से जिस तरीके से एक रिपब्लिक का जो एक ये हम त्यौहार मनाते हैं भारत में, एक प्लेज लेते हैं टूवर्ड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो स्मार्ट निवेशक आज की तारीख में ट्रेंड के साथ साथ काफ़ी स्मार्ट है, लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन्स में जो स्मार्टनेस उनको प्रूफ करनी है, या मैं कहूँगी अपनानी है अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में, जो ट्रेंड चलते आया है वही ट्रेंड में नहीं, लेकिन क्या सही तरीका है जिससे हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की राह पे जाएं, तो उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना, सही तरीके से प्लानिंग करना, सही सलाहकार से सलाह लेना, एंड एट द सेम टाइम जो जो मैं कहूँगी सोशल मीडिया या इस तरीके से आप कहीं से बहुत इन्फ्लुएंस ना हो जाएं, तो उसमें भी आपको अपनी सिक्योरिटी करनी है। सो बेसिकली एक हॉलिस्टिक फाइनेंशियल प्लानिंग करे, लेकिन अपनी सोच समझ से करे, जो सही तरीका है उसी हिसाब से करे। पंकज जी, आपने कहा कि गोल सेट करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करना बेहद इंपॉर्टेंट होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए। कैसे फंड्स हैं जो कि ऐसे लॉन्ग टर्म किसी के निवेश के सफर में उनका साथ निभा सकते हैं? देखिए स्वाति जी, एक बात तो तय है कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जो वेल्थ क्रिएशन में मदद कर सकता है। अब लॉन्ग टर्म में क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स अधिकतर इसमें फेल हो जाते हैं। तो इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स में आप यदि निवेश करेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल मददगार साबित हो सकते हैं। और ऐसे में इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करने चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर मैं बात करूं तो जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड एक अच्छा वैल्यू स्टाइल वाला फंड है, ये आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, तो कुछ फंड्स के नाम बताएं, मतलब ये डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं। तो यदि या तो आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इस तरह के फंड्स में अलग अलग निवेश कर सकते हैं, या फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, इस तरह के फंड्स की जो कैटेगरी है और जो मैंने नाम सजेस्ट किए, इस तरह के फंड से आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने की कोशिश कर सकते हैं। और पूजा, आपके पसंदीदा फंड्स एक स्मार्ट निवेशक के लिए कौन से रहेंगे? जी बिल्कुल स्वाति, मेरे हिसाब से जैसे पंकज जी ने भी कहा,
फंड सिलेक्शन जो है वो सेकेंडरी है। सबसे पहले आपको डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस मार्केट कैप, जो हम कहते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, और एक वैल्यू स्ट्रैटेजी, ये आपके पोर्टफोलियो में होना बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप एक ही कैप के बहुत ज़्यादा फंड्स ना लें अपने पोर्टफोलियो में। काफ़ी टाइम हम देखते हैं कि मिड कैप 2-3 हैं, स्मॉल कैप 2-3 हैं, फिर सेक्टोरल अगर किसी ने बहुत सारे डाल दिए तो वही डालते जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके पोर्टफोलियो को आप कंसोलिडेट करें अगर आप एग्जिस्टिंग निवेशक हैं, और अगर आप न्यू निवेशक हैं, न्यू इन्वेस्टर हैं, तो आप इन बातों का ध्यान करके 5 या 6 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में रखें। सो मैं भी इन कैटेगरीज के एक फंड के नाम बता देती हूँ। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप फंड, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में, मिड कैप में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, स्मॉल कैप में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, एक फ्लेक्सी कैप में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, एक वैल्यू या कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी आप ले सकते हैं। मैंने कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी में एक फंड सजेस्ट किया है, SBI कॉन्ट्रा फंड। सो इस तरीके से आप 5 या 6 SIP लॉन्ग टर्म के हिसाब से एटलीस्ट 5 ईयर का होराइजन रख के एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। जी तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना हो, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना हो, तो टूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बेस्ट टूल कौन सा रहेगा पंकज जी? लोग बात करते हैं कि धीरे धीरे करके बाजार में पैसे डालने चाहिए, खासतौर पर जब उथल पुथल भरा माहौल हो, तो आप इकट्ठा बहुत सारा पैसा एक ही जगह ना डाल दें, तो उसके लिए स्मार्ट प्लानिंग कैसे करें? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, एक चीज़ तो यह है कि अगर पैसा है आपके पास ऑलरेडी तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आप निवेश नहीं करते और मौका निकल जाता है, बट जैसा आपने कहा कि मार्केट में उतार चढ़ाव जब रहता है तो ऐसे में ये भी लगता है कि मैंने आज निवेश किया और कल को मार्केट गिर गया तो क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर पैसा अवेलेबल है तो उसे इंस्टॉलमेंट में आप इन्वेस्ट कर दें। आपका अगर लॉन्ग टर्म गोल है, अगर थोड़ी बहुत गिरावट भी आती है, आपका कुछ नुकसान दिखाई दे रहा है, लॉन्ग टर्म में पूरा हो जाएगा। और इसके लिए STP यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए आप निवेश कर सकते हैं, यदि आपको पूरा पैसा एक दिन में नहीं करना है। लेकिन उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि रेगुलर इनकम जो होती है, सैलरी आई या बिजनेस से जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, उसे आपको रेगुलर जो इनकम हो रही है उसे आपको इन्वेस्ट करना है। और इसके लिए SIP से बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। इनकम आती है, कुछ बचाते हैं, कुछ आप खर्च करते हैं, जो बचाते हैं उसे आपको SIP के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना है। और स्वाति जी, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं SIP की, तो अगेन मैं कहूँगा कि आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी फंड्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि SIP आप हाइब्रिड में नहीं कर सकते या डेट फंड्स में नहीं कर सकते, बट लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करनी है, गोल्स अचीव करने हैं, तो यहाँ पर आपको जो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, जो इक्विटी फंड्स हैं, वही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और इसके लिए भी जो मैंने फंड्स पहले बताए वो भी कंसिडर किए जा सकते हैं, बट कुछ नाम मैं आपको और बताता हूं। कुछ और अग्रेसिव फंड्स आप ले सकते हैं यदि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लंबा है। तो ऐसे में जैसे कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड है, जो अभी पूजा ने भी जिक्र किया, तो एक मिड कैप फंड है, इसमें आप कर सकते हैं। मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, ये फंड कंसिडर किया जा सकता है। स्मॉल कैप में हो सकता है कहें कि लमसम पैसा इस वक्त पर निवेश करना शायद सही ना हो, लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए SIP कर रहे हैं तो आप बिल्कुल स्मॉल कैप फंड में SIP करें। व्हाइट ओक मल्टी कैप फंड एक अच्छा फंड है, कोटक मल्टी कैप फंड में आप निवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से डाइवर्सिफाइड फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल तय करके और गोल के लिए कितना पैसा निवेश करना है वो करें। और साथ ही स्वाति जी, एक बात जरूर मैं रिपीट करूंगा यहाँ पर, स्टेप अप मेथड, क्योंकि इनकम बढ़ती है समय के साथ तो निवेश भी बढ़ना चाहिए। आप SIP करें, चाहे 5,000 10,000 जिससे भी शुरुआत करें, समय के साथ हर साल डिसाइड कर लें 10% 7% जो भी आपके लिए पॉसिबल हो, कम से कम उतना तय कर लें कि हर साल स्टेप अप मेथड अपनाएंगे और आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो उस परसेंटेज से हर साल बढ़ता रहेगा। बिल्कुल। तो ये पूजा, इसी बात से आगे बात बढ़ाकर, ये SIP हो गया, STP है, SWP है, एक इन्वेस्टर कैसे समझे कि तीनों ही तरीके कब इस्तेमाल में लाने चाहिए? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है स्वाति। ये जैसे पंकज जी ने उसको एक्सप्लेन किया, SIP, STP, SWP, टेक्निकली ये तीनों ही एक इन्वेस्टर की इन्वेस्टमेंट जर्नी में काम आते हैं। कैसे? जैसे आपने SIP शुरू कर दी, ठीक है, अगर आप बेसिक से मैं एग्जांपल भी दे दूं, जैसे इन्होंने भी स्टेप अप SIP की बात की, तो मैं एग्जांपल दे दूं कि समझो 10,000 की SIP आप कर रहे हैं 30 साल के लिए, समझो रिटायरमेंट के गोल के हिसाब से, तो 30वें साल पे अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ का एक कॉर्पस बन जाता है। लेकिन अगर हर साल उसमें 10% से स्टेप अप करते हैं तो खूबी ये है कॉर्पस बन जाता है 8 साढ़े 8 करोड़ के आसपास। सो यहाँ पे अगर ये चीज़ की समझ है तो हर साल स्टेप अप करें, ठीक है। SIP आपकी चल रही है, आप उसको हर साल स्टेप अप करें।
दूसरा STP, अब आपको काफ़ी ऐसे मौके मिलेंगे मार्केट्स में, जैसे हाल ही का भी जो समय है वेरी अक्यूमुलेशन फेज है आपके पास, अगर कहीं पे कोई बोनस है या कहीं पे आपका एक कॉर्पस में भी सेविंग अकाउंट में है या कहीं FD मैच्योर हो रही है और ये समय है निवेश करने का, तो एक मुश्त आप उसको एक लिक्विड फंड में, डेट फंड में डालें और उसमें से एक 5-6 महीने के आसपास की आप STP लगा लें, डेट टू इक्विटी। तो STP वाले मौके आपको मिलेंगे जब आपको एक लमसम पैसा निवेश करना है, तो इस तरीके के मौके मिलेंगे। और SWP जैसे अक्यूमुलेशन हो गया, उसके बाद SWP जो हम कहते हैं इंजॉयमेंट फेज है, जब आप विड्रॉवल फेज, मतलब आपका रिटायरमेंट के बाद अगर आपको विड्रॉवल्स लेने हैं, तो जो पैसा इकट्ठा हुआ है, जैसे जो हमने 3.5 करोड़ का कॉर्पस देखा, अगर वो इकट्ठा हुआ है तो उसमें से अगर हम 8% से विड्रॉवल लेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए पर मंथ बन जाते हैं। तो ये भी एक अच्छी प्लानिंग हो गई कि आपने पैसे डाले, निवेश किया, एक कॉर्पस बन गया और फिर उसी कॉर्पस में से हर महीने आपको विड्रॉवल्स भी मिल गए। सो एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जर्नी के साथ साथ आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी हो जाती है। सो इन बातों को ध्यान में रखते हुए सारे ही ऑप्शंस आप आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के पीरियड में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए एक छोटे से ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। गणतंत्र के 10 निवेश मंत्र जान रहे हैं, कैसे बनेगा आत्मनिर्भर निवेशक, इस पर हम कर रहे हैं चर्चा। थोड़ी देर में फिर से लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो हम बात करें गणतंत्र के 10 निवेश मंत्र की। पूजा भिंडे और पंकज मटपाल हमारे साथ हैं। कैसे बने आत्मनिर्भर निवेशक, उसके बारे में हम कर रहे हैं खास बातचीत। अगर एक सशक्त निवेशक बनना है तो इमरजेंसी प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है पंकज जी। रिस्क मैनेजमेंट किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला स्टेप माना जाता है। तो सर बताइए कितना सीरियस है ये, कितना इंपॉर्टेंट है और इसके लिए करना क्या चाहिए? देखो स्वाति जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म गोल की प्लानिंग करेंगे, लेकिन अगर आपने अपनी इमरजेंसी की बात नहीं की, कंटिजेंसी में क्या हो सकता है, कैसे प्लान किया जाए, या आपने रिस्क को मैनेज नहीं किया, तो जो लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा रख रहे हैं शायद वो बचेगा नहीं, उसे आप शॉर्ट टर्म में यूज़ कर लेंगे। तो इसके लिए अलग से कंटिजेंसी फंड आपको बनाना चाहिए। सेविंग्स अकाउंट में थोड़ा सा पैसा हो, थोड़ा फिक्स डिपॉजिट में हो, थोड़ा जो कम जोखिम वाले म्यूचुअल फंड्स होते हैं जैसे लिक्विड फंड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, इस तरह की कैटेगरी होती हैं डेट की, उसमें आप निवेश करें। और साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस प्लान, इससे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, ये बहुत ही जरूरी है। और यदि मैं बात करूं कुछ फंड्स की कंटिजेंसी के लिए, तो जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ लिक्विड फंड, एक्सिस शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इस तरह के फंड्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इमरजेंसी फंड बनाना जितना ज़रूरी है, जैसा पंकज जी ने बताया, और भी ज़्यादा ज़रूरी है इससे इंश्योरेंस मैनेजमेंट करना भी, मतलब रिस्क मैनेजमेंट में इंश्योरेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब इंश्योरेंस प्लानिंग कोई अभी कर रहे हैं एक इन्वेस्टर, पूजा किन बातों का ख्याल रखें? जी बिल्कुल स्वाति, आई थिंक इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के पहले ही आता है, क्योंकि अगर आप जमा कर रहे हैं और उस पीरियड में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन जाना पड़े, तो जितना आपका जमा हुआ है वो सारा का सारा कॉर्पस चला जाता है खर्चों में। और आजकल के तो हम हॉस्पिटल के खर्चे भी देख रहे हैं। सो ऐसे टाइम पे हमें ये देखना है कि एक हेल्थ इंश्योरेंस अच्छा मिनिमम मेरे हिसाब से 10 से 15 लाख का बेस से आपको शुरुआत करनी है। अगर आप एग्जिस्टिंग हैं तो आप सुपर टॉपअप प्लान्स ले सकते हैं। अगर आप एम्प्लॉयड हैं कहीं पे तो आपके एम्प्लॉयमेंट के अलावा आप एक अलग से भी प्लान लें। और लाइफ इंश्योरेंस में प्लेन वैनिला टर्म प्लान लें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें इन प्रोडक्ट्स को। आपकी हेल्थ और लाइफ की जो इंश्योरेंस है उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करके कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट्स में ना आए, और एक एडिक्वेट इंश्योरेंस होना चाहिए मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। सर पंकज जी, टैक्स प्लानिंग ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग में। कई लोग तो टैक्स बचाने के चक्कर में ऐसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर लेते हैं जिनकी शायद उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी। तो एक स्मार्ट इन्वेस्टर एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर टैक्स प्लानिंग की किन बारीकियों को समझे? देखिए स्वाति जी, टैक्स प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और टैक्स प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको कुछ सेक्शंस के तहत टैक्स में छूट मिल रही है, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि न्यू टैक्स रिजीम में आपको डिडक्शंस का फ़ायदा नहीं मिलता है। जैसे अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो ELSS में इन्वेस्ट जब आप करते हैं तो अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट आप 1.5 लाख रुपए तक डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, या ऐसे बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट्स भी हैं।
लेकिन जो न्यू टैक्स रिजिम में ITR फाइल करते हैं वो कहते हैं अब क्या फ़ायदा है, हमें टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। लेकिन टैक्स प्लानिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें आपको डिडक्शन मिल रहा है। ये भी देखना है कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं उस पर जो फ़ायदा होता है, जो आपको कैपिटल गेन्स होते हैं, उस पर कितना टैक्स लग रहा है। तो जब आप जैसे ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में करते हैं, जनरली फिक्स डिपॉजिट की बात की जाए या टाइम डिपॉजिट की बात की जाए, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता है, जो आपको लाभ मिलता है, वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है और आपके टैक्स स्लैब के हिसाब से रिटर्न आप उस पर टैक्स पे करते हैं। लेकिन जैसे हम बात करें इक्विटी की या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की या मोस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स की, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो होते हैं उस पर आपको 12.50% के हिसाब से रेट टैक्स पे करना होता है। तो ये अंतर है कि किस तरह से ज़्यादा पैसा आप घर लेके जाएंगे, टैक्स कम पे करेंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट्स देखना जहां पर आपको लाभ तो मिले और उस लाभ के ऊपर जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल गेन्स हो रहे हैं, उस पर आपको टैक्स कम चुकाना पड़े। इस तरह की प्लानिंग करनी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और पूजा, एक जो हम फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं ना, तो फाइनेंशियल फ्रीडम का जो एहसास है किसी इन्वेस्टर को कब होता है? देखिए, मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम का एहसास सबसे पहले तो अगर आपने प्लानिंग ठीक करी हुई है, आपके गोल्स जो आपने डिसाइड किए थे कि मुझे बच्चों के एजुकेशन के लिए, खुद के रिटायरमेंट के लिए, घर खरीदने के लिए, वो सारे गोल्स की प्लानिंग की है इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए। ये बहुत ज़रूरी है स्वाति, क्योंकि नॉर्मली हम काफ़ी टाइम देखते हैं, लोग कहते हैं 1 करोड़ बनाना है, रिटायरमेंट पे 1 करोड़ चाहिए, लेकिन 1 करोड़ की वैल्यू रिटायरमेंट पे 25-30 लाख ही होती है। सो ये एक चीज़, ताकि आपके गोल्स मिसमैच ना हो। दूसरा कि आपके इंश्योरेंसेस ठीक पे हो। तीसरा, जैसे पंकज जी ने भी कहा, टैक्सेशन के हिसाब से प्लानिंग करना। एंड चौथा कि आपको बहुत ज़्यादा आप डेट में ना रहें। आपके जितने भी लाइबिलिटीज़ हैं, लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड की जो डिपेंडेंसी है, उसको धीरे धीरे जैसे ही आप कम करते जाएंगे, आपके इन्वेस्टमेंट से आप जो कॉर्पस बना रहे हो उसको यूज़ करेंगे, अपने एक्सपेंसेस को मैनेज करेंगे और एक डेट फ्री लाइफ जिएंगे, तो वैसे ही मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाएगी हमें। बिल्कुल। और फाइनेंशियल फ्रीडम के कुछ और मायने हैं पंकज जी आपकी नज़र में, जो कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर को, एक जो नए ज़माने का इन्वेस्टर है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए ज़रूरी है समझना कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं। अगर आप ज़रूरतें जो हैं, आपके नीड्स जो हैं और वांट्स जो हैं, जो चाहत हैं, उसमें फ़र्क नहीं समझेंगे तो शायद आपको हमेशा यही लगेगा कि जितना भी आपके पास पैसा है वो कम है। तो इसके लिए आप हमेशा अपना बजट तय करें। आप ये समझें कि कितना मिनिमम आपको अपने गोल्स के लिए चाहिए। और जब आप निवेश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप पहले खर्च करें और जो बचा है उसे निवेश करें, बल्कि अपने गोल्स के हिसाब से निवेश जरूर करें। और स्वाति जी, इसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसा है, मुश्किल से कमाया है, तो उसको कैसे आपको सही जगह इन्वेस्ट करना है। अगर आपके साथ, पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आप सोच समझकर निवेश करें। उसके बाद यदि आपके साथ किसी तरह की कोई गलती हो जाती है, कोई फ्रॉड या स्कैम भी होता है या गलत जानकारी के हिसाब से निवेश किया जाता है, तो रेगुलेटर के पास, आपके पास अधिकार है, आप शिकायत दर्ज करें। चाहे RBI ओम्बड्समैन हो, सेबी के पास शिकायत दर्ज करने की बात हो, तो जब भी आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो अपनी जो आपके राइट्स हैं उसका भी आप जरूर इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो आप बन सकते हैं सशक्त निवेशक, आत्मनिर्भर निवेशक। बस कुछ छोटी लेकिन बहुत ही ज़रूरी बातों का आपको रखना है ख्याल। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे दोनों एक्सपर्ट्स पंकज जी और पूजा, आप दोनों का हमारे साथ इस बेहद ही खास कार्यक्रम में आज शामिल होने के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।